Hi friends, myself Kanchan Sharma. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। जैसे कि आपको बताया है कि हमारी बिजनेस लॉ की सीरीज जो स्टार्ट है उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इस यूनिट के वो करा दिए थे और बाकी मुझे कराने हैं। आई होप आपने पहले के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे और उनके पॉइंट्स जो हैं मेन पॉइंट्स। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन हम ऐसे याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में सेट कर सकते हैं और वही हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट ऑफ लाइन एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए, राइट ऑफ लाइन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, देखिए पॉइंट्स बना के लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और बेसिस भी लिखेंगे, जैसे कि ये बेसिस है, एसेंस हो गया, ठीक है, पोजीशंस हो गया, सीजिंग ऑफ राइट टू ऑफ लाइन हो गया, प्रीरिक्विजिट हो गया, ठीक है, कमेंसमेंट हो गया। क्लियर? चलिए सबसे पहले राइट ऑफ लाइन आते हैं, टू रिटेन पोजीशन। देखिए कब्जा रखने के लिए हम, ठीक है, ये आएगा राइट ऑफ लाइन में, टू रिटेन पोजीशन। ठीक है, एंड इसमें इसके एसेंस में आएगा टू रीगेन पोजीशन, मतलब कब्जा वापस पाने के लिए। ठीक है, टू रीगेन करना, उसको बोलते हैं रीगेन करना, टू रीगेन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, सेकंड है हमारा पोजीशन, द सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर लाइन। जो सेलर है वो होना चाहिए इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर लाइन। ठीक है, सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर लाइन। और इसके पोजीशन में आएगा द सेलर शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स। ने वो जो गुड्स है उसको पार्टेड कर दिया हो, ठीक है, अलग कर दिया हो। एंड पोजीशन में है शुड बी विद अ कैरियर। एंड द लास्ट है द बायर हैज नॉट एक्वायर्ड द पोजीशन। जो बायर है वो एक्वायर्ड नहीं कर सकता द पोजीशन। ठीक है, बायर हैज नॉट एक्वायर्ड द पोजीशन। ठीक है, जो बायर है वो एक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है, पोजीशन ऑफ द गुड्स। एंड थर्ड है सीजिंग ऑफ राइट ऑफ लाइन। देखिए, द राइट ऑफ लाइन कम्स टू एन एंड व्हेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज surrendered by the seller. The right of line comes to an end when the position of the goods is surrendered by the seller. And इसमें है right of stoppage of the goods in transit starts when goods have left the possession of the seller and continues until the buyer or his agent acquired their possession. ठीक है, right of stoppage of the goods in transit starts when goods have left the possession of the seller and continues until the buyer or his agent acquired their possession. ठीक है, ये मैं आपको सीजिंग ऑफ राइट बता रही हूँ, ठीक है, ऑफ स्टॉपेज के। ठीक है, सीजिंग ऑफ राइट। इसमें क्या है कि लेफ्ट कर देगा पोजीशन ऑफ द सेलर। ठीक है, गुड्स हैव लेफ्ट द पोजीशन ऑफ द सेलर एंड कंटिन्यूअस अंटिल द बायर और हिज एजेंट एक्वायर्ड देयर पोजीशन। ठीक है, सेकंड फोर्थ है हमारा प्री रिक्विजिट, पोजीशन मस्ट बी विद द सेलर। पोजीशन जो होना चाहिए विद द सेलर होना चाहिए। ठीक है, प्री रिक्विजिट में द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद पोजीशन। ये बार पॉइंट आ रहा है पार्टेड वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर मेंशन करना है। एंड कमेंसमेंट में आएगा स्टार्ट्स विद डिफॉल्ट ऑफ द बायर टू पे। एंड इसमें आएगा कमेंसमेंट स्टार्ट्स वेयर लाइन एंड्स। ठीक है, कमेंसमेंट स्टार्ट कब होगा? वेयर लाइन एंड। देखिए, अगर हमारा कब्जा खत्म हो जाएगा, ठीक है, वेयर लाइन्स एंड्स हो जाएगा, ठीक है, तो कमेंसमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कमेंसमेंट किसे बोलते हैं? स्टार्ट करने को ही तो बोलते हैं, शुरू करना। ठीक है, तो स्टार्ट्स वेयर लाइन एंड्स। ठीक है, चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपने अगर वो पहले के क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो आप उसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। लिस्ट राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, एक्सपेन सूट फॉर प्राइस एंड सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस।
देखिए द राइट ऑफ पर्सोनम आर एज फॉलोअर्स। पर्सोनम जो है वो पता है आपको, पर्सनल से ही पर्सोनम बना है, ठीक है, इसे बोलते हैं निजी, अपना, ठीक है। तो हमें राइट ऑफ अनपेड सेलर बताने हैं अगेंस्ट द बायर, एक्सप्लेन करने हैं साथ में सूट फॉर प्राइस एंड सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो मुकदमा होगा प्राइस के लिए एंड फॉर डैमेजेस के लिए फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए द राइट इन पर्सोनम आर एज फॉलोअर्स। सबसे पहला है सूट फॉर प्राइस, फिर है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, फिर है रेपुटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ठीक है, एंड फिर है सूट फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, सूट फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट समझते हैं ब्याज के लिए, ठीक है, और ये जो था ये बिफोर ड्यू डेट के लिए है, मतलब जो डेट जो है वो मेंशन की होगी। अगर ड्यू डेट के बाद हो रहा है तो ऑब्वियसली तब तो सूट होगा ही, ठीक है, लेकिन ये है बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। पहले हम देखेंगे सूट फॉर प्राइस। देखिए व्हेन अ प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर एंड द बायर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू पे फॉर द गुड्स, अगर बायर ने रिफ्यूज कर दिया है टू पे फॉर द गुड्स, द सेलर मे स्यू हिम फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, जो सेलर है वो स्यू करेगा उस पर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, वो उस पर मुकदमा कर देगा। Next, when property in the goods has not passed to the buyer and the goods have not been appropriated to the contract, if the price is payable on a certain day irrespective of delivery, the seller may sue the buyer on his wrongful refusal to pay for the price, ठीक है, तो buyer on his wrongful refusal to pay for the price, ठीक है। Clear? When property in the goods has not passed to the buyer, B point में देखेंगे when the property in the goods has not passed to the buyer and the goods have not been appropriated to the contract, if the price is payable on a certain day irrespective of delivery, the seller may sue, seller जो है वो sue कर सकता है the buyer, buyer पर, इसके लिए on his wrongful refusal to pay for the price। Clear? ये हमारा सेक्शन 55 था, ठीक है। अब है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये सेक्शन 56 है। वेयर द बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट, मतलब वो नेग्लेक्ट कर देता है और रिफ्यूजेस, जब मना कर देता है टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, द सेलर में स्यू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर बायर ने रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर दिया और रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द डैमेजेस, द सेलर, सेलर के पास राइट है में स्यू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। Where there is no default of the seller and the buyer wrongfully refuses to take delivery of the goods within reasonable time, the seller is entitled to recover from the buyer any loss caused by the buyer's refusal to take delivery, and second है any reasonable charge for the care and custody of the goods, ठीक है। Where there is no default of the seller and the buyer wrongfully refuses to take delivery of the goods within reasonable time, the seller is entitled, seller जो है वो entitled है to recover from the buyer, ठीक है, recover करने के किससे, buyer से। And next है any loss caused by the buyer's refusal to take delivery, ठीक है। any loss जो हुआ है, कोई भी loss caused by the buyer refusal, ठीक है, buyer के जो मना करने से, उसके refuse करने से जो loss हुआ है टू टेक डिलीवरी, ठीक है, उसकी वो डिलीवरी ले सकता है। एंड नेक्स्ट है एनी रिजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स, ठीक है, एक रिजनेबल चार्ज पे करने पड़ेंगे उसको फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स। देखिए अब ये है राइट अ ब्रीफ एज ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था, अब ये लॉन्ग में भी आया, ठीक है। ऑक्शन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एन ऑक्शन सेल इज अ मेथड ऑफ सेलिंग मर्केंटाइज बाय इनवाइटिंग बिड्स टू द वर्ल्ड एट लार्ज and property in merchandise is sold to the highest bidder. An auctioneer is an agent governed by the law of agency. When he sells, he is only the agent of the seller. The auctioneer may, however, sell his own property as the principal and need not disclose the fact he is so selling, ठीक है। ये मैंने आपको ये सब पॉइंट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए थे। अब देखिए different provision of the law
of the law on auction sale are dealt under section 64 of the Sale of Goods Act 1930. देखिए फर्स्ट है इसमें where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be subject matter of a separate contract of sale. अगर वो लॉट में है तो ठीक है, अगर गुड्स हमारा लॉट में है तब होगा ये, ठीक है. एंड नेक्स्ट है द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ द हैमर से उसने फॉल कर दिया उसको, ठीक है. और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर एंड अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड एनी बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, ठीक है. सब जानते हैं जब ऑक्शनियर जो है वो फॉल करेगा किसको, ऑफ द हैमर, ठीक है. ऑक्शनियर जो है वो अनाउंस करेगा हिज कंप्लीशन, वो कंप्लीशन तब माना जाएगा जब वो फॉल करेगा ऑफ द हैमर. क्लियर. चलिए थर्ड है राइट टू बिड मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर एंड वेयर सच अ राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन. क्लियर. Next, where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any other person representing him. Any sale contravening this rule may be treated as fraudulently by the buyer. ठीक है. देखिए इसमें 5 पॉइंट है, आप कोई भी अच्छे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है. आप एक पॉइंट को स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, ठीक है. लेकिन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट लिखने से हमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, ठीक है. एंड लास्ट है, छोटा पॉइंट है काफ़ी, ये आप जरूर लिखेंगे आई होप. द सेल मे बी नोटिफाइड टू द सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और अपसेट प्राइस, ठीक है. The sale may be notified to be subject to a reserved or upset price, ठीक है. आज हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और ये यूनिट हमारी कंप्लीट है. आई होप आपको आपके क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. आपको कोई भी क्वेश्चन पे क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी. चलिए जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे. चलिए आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.